हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। और इस बार जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 3 रहेगा। चैप्टर 3 जो है वो इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, मतलब चुनाव और प्रतिनिधित्व। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि चुनाव जो हैं किस तरीके से होते हैं, और भारत की चुनाव प्रणाली क्या है, इलेक्शन सिस्टम क्या है, इसकी क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या इसके दोष हैं, क्या क्या हमारे सजेशंस हो सकते हैं जो इसको और बेहतर बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे चैप्टर की ओर चलते हैं। डेमोक्रेसी, आप सब जानते हैं, क्लास 11 डिस्कस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप सबको पता होगा कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब जनता जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनती है, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो जनता के बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं और जनता के बिहाफ पर ही काम करते हैं। तो डेमोक्रेसी जो है वो दो तरीके की होती है। जो डेमोक्रेसी की बात करें हम, उसके दो प्रकार होते हैं। पहली जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यदि डायरेक्ट डेमोक्रेसी की हम बात करें तो यहाँ पर जो है सिटीजन्स जो हैं वो रोजमर्रा के काम में डेली पार्टिसिपेट करते हैं, डेली भाग लेते हैं। डिसीजन मेकिंग जो होगा उसमें लोग खुद भाग लेते हैं, और गवर्नमेंट किस तरीके से चलानी है उसमें लोग भाग लेते हैं। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव चुनने का सिस्टम नहीं है। याद रखना, यहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेटिव चुनने का सिस्टम नहीं है। लोग जो हैं वो खुद भाग लेते हैं। तो यहाँ डे टू डे अफेयर्स हो गया या डिसीजन मेकिंग हो गया, यहाँ पर जो है वो लोग खुद ही भाग लेते हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो एमपी एमएलए ये सब भेजने का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। अब इसके उदाहरण हम देखेंगे तो एंशियंट ग्रीक, मतलब जो पुराना ग्रीक था, वहाँ पर सिटी स्टेट्स जो था, वहाँ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि वहाँ लोग जो हैं खुद जो है भाग लेते थे डेमोक्रेसी में। और कोई भी फैसला लेना हो तो लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाता था, और एक जगह इकट्ठा करने के बाद उनका ओपिनियन लिया जाता था, उनसे राय ली जाती थी। कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसमें डायरेक्ट लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती थी। बट जाहिर सी बात है अब धीरे धीरे जो है वो दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को या पॉपुलेशन को एक जगह इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का ट्रेंड आया है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल मॉडर्न टाइम में भी है। आज जो भारत की ग्राम सभा है वो ग्राम सभा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। ग्राम सभा में गांव में कौन सा काम होना है ये वहाँ के लोग खुद तय करते हैं। वहाँ पर महीने में एक या दो मीटिंग होती है, और वहाँ गांव के सभी लोग उसके मेंबर होते हैं। उनसे पूछा जाता है कि ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाकायदा वोटिंग होती है, और वोटिंग के बाद यदि प्रपोजल फेवर में होता है तो पास हो जाएगा, यदि फेवर में नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की हमारे पास दो एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहे हैं, एक एंशियंट ग्रीक, और मॉडर्न टाइम में हम देखेंगे तो भारत की जो ग्राम सभा है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ओके। अब धीरे धीरे जब दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है आज के टाइम पर, तो लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो डेली जाकर अपना मतलब डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व हो पाएँ, या अपना ऑफिस या कामकाज छोड़कर इलेक्शन प्रोसेस मतलब डेली उसमें शामिल हो पाएँ। तो लोगों के पास खुद के पास भी समय नहीं है। तो इस वजह से अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का ट्रेंड इवॉल्व हुआ है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग जो है एक फिक्स टेन्योर के लिए, यानी फिक्स टाइम के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेज देते हैं कि वो उनके बिहाफ पर निर्णय लेंगे, वो उनके बिहाफ पर डिसीजंस लेंगे। और यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं और वो लोगों के बिहाफ पर निर्णय लेते हैं। यदि मैं भारत में बात करूं तो भारत में जो एमपी हैं या एमएलए हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और वो 5 साल के लिए जाते हैं, और 5 साल के लिए वो जनता के बिहाफ पर निर्णय लेते हैं, कानून बनाते हैं। तो अब रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुना जाएगा, ये भी एक वो होता है कि रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुनेगी। तो उसके लिए हर कंट्री ने अपना एक मैकेनिज्म अडॉप्ट किया हुआ है। हर कंट्री के पास एक तरीका है, एक प्रोसेस है, उसके थ्रू वो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उनके बिहाफ पर आगे जाकर वहां पर डिसीजंस लेते हैं या निर्णय लेते हैं। ओके। अब
रिप्रेजेंटेटिव चुनने का एक प्रोसेस हर कंट्री का अपना अपना है, सबका अपना है। अब इसमें बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है, मतलब संविधान इसमें कहाँ आता है। तो संविधान का क्या रूल है। अब डेमोक्रेसी है एंड डेमोक्रेसी में इलेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है। यदि इलेक्शंस नहीं होंगे तो फिर डेमोक्रेसी कैसे रहेगी। फिर तो एक बार आपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया, वो लाइफ लॉन्ग हो गया, तो फिर मोनार्क और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तो इलेक्शंस जो हैं वो डेमोक्रेटिक मैनर में भी होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक मैनर मतलब डेमोक्रेसी में इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, और इलेक्शन के साथ साथ उनको डेमोक्रेटिक मैनर में होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इलेक्शन हो रहे हैं, सपोज कीजिए कहीं किसी जगह इलेक्शन करवा रहे हैं और वहाँ पर कुछ गुंडई या कुछ लोग ऐसे आते हैं और जो फोर्स करते हैं कि आप पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को या किसी पार्टी को वोट दीजिए, और लोग डर के दे भी दे रहे हैं, तो फिर वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं हुआ। डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है कि लोग बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, उनको लगता है कि जो व्यक्ति उनके लिए बहुत सुटेबल है उसको वोट देते हैं। वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो गया कि वहां पर जनता की अपनी इच्छा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर रोल ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ रोल्स तय करता है, कुछ रोल डिसाइड करता है। पहला ये है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें लिखा होता है कि वोट देने के लिए और कंटेस्ट करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। भारत में वोट देने के लिए, मैं भारत की बात करूं तो भारत में 18 ईयर से अबव जितने भी लोग हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, देयर इनकम, देयर रिलीजन, वो लोग वोट डाल सकते हैं। और इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं। जैसे लोकसभा के लिए 25 ईयर्स एज होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए बात करें तो उसके लिए अलग एज है। तो हर जगह के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो अलग है। प्रेसिडेंट के लिए भी एज क्राइटेरिया अलग है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी अलग है। सेकंड है कि इलेक्शंस होंगे बट उनको सुपरवाइज कौन करेगा, मतलब इलेक्शंस किसकी लीडरशिप में हो रहे हैं और उनको सुपरविजन कौन करेगा, सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को डरा धमका के वोट करवाया जा रहा हो या उनको पैसों के लालच में वोट करवाया जा रहा हो। तो ये सब चीज़ें डिसाइड सुपरविजन चाहिए होता है, और सुपरविजन जो है वो अच्छे से होना चाहिए, तभी जाके एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो सकते हैं। फिर आता है वोट कैसे काउंट किया जाएगा और रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुने जाएंगे। वोटिंग हो गई, वोटिंग के बाद काउंटिंग का एक मेथड होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि आपने कुछ पार्टी के लोग बिठा दिए और वो अपनी ही पार्टी के वोट काउंट किए जा रहे हैं, उन्हीं को इम्पोर्टेंस दिए जा रहे हैं। तो एक फ्री एंड फेयर मैनर में वोट काउंटिंग और पूरा प्रोसेस होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का रोल हमें देखने को मिलता है। ओके, इंडिया में हम बात करें इलेक्टोरल सिस्टम की या इलेक्शन सिस्टम की बात करें तो इंडिया में दो टाइप के इलेक्टोरल सिस्टम हमें देखने को मिलता है। पहला है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज इलेक्शंस में देखने को मिलता है। जो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं उसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूज होता है, और जो राज्यों की विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें भी यही जो है वो देखने को मिलता है। एक और इम्पोर्टेंट इलेक्शन सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। भारत में ये लोकसभा और राज्यसभा में नहीं अपनाया जाता है, बट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और जो राज्यों की विधान परिषद है वहां पर जो इलेक्शंस होते हैं वो पीआर सिस्टम के तहत ही होते हैं। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है, वो भी भारत में यूज होती है। हम ये नहीं कह सकते कि भारत में पूरी तरीके से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूज होता है, ऐसा नहीं है। भारत में दोनों प्रणालियां जो हैं वो इस्तेमाल होती है। ओके, तो अब देखते हैं हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, किस तरीके से उसका वो है। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में कंट्री जो होता है उसको छोटी छोटी जोग्राफिकली बाउंड्रीज में डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब कोई एरिया है तो उसमें बहुत सारी बाउंड्रीज बना दी, जोग्राफिकली बाउंड्रीज बना दी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी इस तरीके से बना दी, और फिर दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई। एक स्टेट में बहुत सारी इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट की जाती हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है। जैसे यहाँ पर मान लो हर पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा किया, किसी ने ए किया, किसी ने बी किया, ठीक है, और किसी ने किया सी। तो अब यहाँ पर वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद
जिसके पास मैक्सिमम वोट आएंगे वो विनर होगा। यहाँ पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि टोटल का 50% आना ही आना चाहिए, या कोई और क्राइटेरिया या कोई और कंडीशन नहीं है। जिसके भी मैक्सिमम सबसे ज़्यादा वोट आ गए, मतलब बाकी सब लोग उससे पीछे रह गए, और जो चाहे एक वोट ही फालतू क्यों ना मिला हो, वो यहाँ पर विनर होता है। तो यहाँ पर इसका खूबसूरती यही है कि इसमें ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, बहुत आसान होता है। इसमें जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिले वो जीता हुआ माना जाता है। ये जो प्रणाली है, या जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, सबसे अधिक मतों से जीत वाली प्रणाली है, ये हमने ब्रिटेन से अपनाई थी। और भारत में लोकसभा और जो राज्यों की विधानसभा है वहाँ पर यही देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि कई बार किसी पार्टी को हम सीट शेयर की बात करें तो कई पार्टी का वोट परसेंट जो है, बीजेपी की बात करें हम, तो बीजेपी को जो सीट्स, जो वोट परसेंटेज था पिछली विधानसभा में, या चलो 2019 की देख लेते हैं, तो 2019 की विधानसभा में 35-36% के आसपास वोट शेयर मिला था। बट बीजेपी के पास सीटें जो थी वो 50% से भी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका वो है। एंड हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक विनर होता है। हमने बताया ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसका एक विनर होगा, यहाँ भी एक विनर होगा, ठीक है, और यहाँ भी एक विनर होगा। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक विनर होगा। ये एक बहुत सिंपल है और डिसाइसिव है, मतलब बहुत सिंपल है और इजीली इसमें विनर जो है वो डिक्लेयर हो जाता है। और यहाँ से एक ही मेंबर जीतता है, याद रखना। जो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है, मान लीजिए कोई विधानसभा है या कोई लोकसभा है, चलो नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है, अब यहाँ से कैंडिडेट बहुत सारे खड़े हो सकते हैं बट विनर एक ही होगा। तो ये बहुत सिंपल है, इसलिए शायद भारत में इसको अपनाया गया था, क्योंकि आज़ादी के टाइम पे हमारे जो लोग थे इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि बाकी जो प्रणालियां हैं उनको समझ पाते या उनकी उनको समझ हो पाती। ओके, अब आते हैं हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर। ये थोड़ी सी मुश्किल है और काफ़ी देशों में इसी को अपनाया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को। इसमें क्या होता है कि कोई भी कंट्री जो है उसको हर पार्टी को बोले, हर मतलब बहुत सारी विधानसभाएं होती हैं। जैसे भारत में लोकसभा में हम बात करें तो भारत में 543 लोकसभा सीट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ी सी मुश्किल है बट हम समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हर पार्टी को बोला जाता है कि आप अपनी एक लिस्ट बना के दे दीजिए। मान लीजिए कोई पार्टी कांग्रेस है और दूसरी पार्टी है बीजेपी है और तीसरी है आम आदमी पार्टी, ठीक है। अब इनको बोला जाएगा कि आप टोटल 543 सीट्स है हमारे पास, तो आप 540 की लिस्ट बना के दे दीजिए कि ये हमारे 540 की लिस्ट है। और ये याद रखना, ये जो लिस्ट बना के देंगे ये एक मेरिट ऑर्डर में होंगी, ठीक है। ऐसे ही बीजेपी भी एक लिस्ट बना के दे देगी, ठीक है। हर पार्टी एक लिस्ट बना के दे देगी 543 की। ऐसे ही आम आदमी पार्टी भी एक लिस्ट बना के दे देगी। अब यहाँ पर जो अब वोटिंग का डे आया, वोटिंग का डे आने के बाद जो लोग वोट देंगे वो यहाँ पर कैंडिडेट को नहीं देंगे, यहाँ पर लोग देंगे पार्टी को, ठीक है। आप जब वोट देने जाएंगे तो वहां पर वोटिंग में कैंडिडेट का नाम ही नहीं मिलेगा आपको, आपको पार्टी का नाम मिलेगा और पार्टी को आपको वोट देना है। वोटर जो है वो एक पार्टी को वोट देता है और वोट देने के बाद जब काउंटिंग होगी, सपोज कीजिए बीजेपी को जो है वो, मतलब किसी भी पार्टी को XYZ, मान लीजिए कांग्रेस को मिलती है 30% सीट, 30% वोट बैंक मिलता है, ठीक है। बीजेपी को चलो 40 मिल जाता है, ठीक है। एंड आम आदमी पार्टी को मिलता है 30%। अब यहाँ पर क्या होगा कि 543 को उसी रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा, मतलब 543 का 30% जो है वो कांग्रेस का हो जाएगा, 40% सीट्स बीजेपी की हो जाएंगी और 30% जो है वो आम आदमी पार्टी की हो जाएंगी। अब ये जो हमने सीनियरिटी बनाई थी, इस सीनियरिटी में क्या करेंगे, 30% को उठा लेंगे, बीजेपी के ऊपर के 40% को उठा लेंगे ऊपर से मेरिट ऑर्डर में, और आम आदमी पार्टी के भी 30% को उठा लेंगे, और नीचे वाले जो हैं वो फिर बाहर हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि इस तरीके से यहाँ पर पार्टी के वोट परसेंट के हिसाब से विनर होता है। और
यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मोर देन वन कैंडिडेट भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही हो, ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर पीआर सिस्टम जो है, इसमें इम्पोर्टेंट कौन है? पार्टी। और जो एफपीटीएस है, उसमें इम्पोर्टेंट कौन है? कैंडिडेट। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है बट इजी है। यहाँ पर क्या होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट से या एक जगह से और भी लोग आ सकते हैं। यहाँ पर वोट वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि जितना परसेंट वोट पार्टी को मिला है उतनी परसेंट उसको सीट भी मिलेंगी। ओके, अब हम दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, दोनों की तुलना कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो इनमें क्या क्या अंतर है और क्या क्या वो तुलना है दोनों में। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की बात करेंगे तो पूरे देश को छोटे छोटे जोग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है, मतलब भौगोलिक यूनिट्स में यहाँ पर बांट दिया जाता है। बहुत सारी विधानसभा बन जाती हैं। भारत में लोकसभा में बात करें 543 है, और दिल्ली में लोकसभा की बात करें 7 सीटें हैं। दिल्ली में स्टेट विधानसभा की बात करें 70 सीट्स हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर बड़ा एरिया होता है और पूरे देश को ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है। मतलब यहाँ पर जो वोट होते हैं वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए नहीं होते हैं, यहाँ पर पार्टी उस हिसाब से कैंडिडेट्स जो हैं वो अलॉट कर देती है। यहाँ पर हर विधानसभा से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा ही आएगा, और यहाँ पर एक से मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव भी आ सकते हैं, क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से उनको दिया जाएगा। सीनियरिटी नहीं, मेरिट ऑर्डर से, मतलब वोट जो मेरिट ऑर्डर पार्टी ने सबमिट किया उसके हिसाब से। एफपीपीएस में बात करें तो लोग जो वोट देते हैं वो कैंडिडेट को देते हैं, और यहाँ पर मैंने बताया था लोग वोट देंगे वो पॉलिटिकल पार्टी को देंगे। सीट्स जो हैं वो जरूरी नहीं कि जितने परसेंट वोट मिले हों उतने ही परसेंट किसी पार्टी को सीट्स मिली हो, बट यहाँ पर जितने परसेंट वोट मिला है उतने ही परसेंट सीट्स भी मिलेंगी। जीतने के लिए क्या होता है, यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स चाहिए, और यहाँ पर ये होता है कि पार्टी की लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए और उतने परसेंट में आपका नाम आना चाहिए। एग्जाम्पल की बात कर लें तो जो एफपीपीएस अपनाया जाता है वो भारत में, यूके में, यूएसए में, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इजराइल, नीदरलैंड्स, यहाँ पर इसको फॉलो किया जाता है या अपनाया जाता है। एफपीपीएस जो है सिंपलर है, ठीक है, एंड पीआर में फेयर रिप्रेजेंटेशन होता है कि जिसको जितने परसेंट वोट मिले हैं उतने परसेंट उसको सीटें भी मिली हैं। तो ये थोड़ा सा इनका तुलनात्मक अध्ययन था। राज्यसभा में बात करें, हम भारत में राज्यसभा में बात करें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्शंस होते हैं, और यहाँ पर सिंगल ट्रांसफर वोट भी होता है, मतलब आप वोट को एक बार ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले राज्यसभा की बात करें। भारत में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 250। ओके, 250 सीट्स हो गई। और इनमें वोट कौन देता है राज्यसभा में? राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, लोग उसको इनडायरेक्ट चूज करते हैं। मतलब वोटर जो होते हैं वो स्टेट के एमएलए होते हैं, स्टेट की जो विधानसभा होती है उसके एमएलए होते हैं, वही वोट देते हैं। एमएलए जो है कैंडिडेट को प्रेफरेंस के हिसाब से वोट देते हैं। मान लो किसी पार्टी के 3 कैंडिडेट खड़े हैं तो प्रेफरेंस के हिसाब से वोट देंगे, ये हमारी फर्स्ट चॉइस है, ये हमारी सेकंड चॉइस है, ये हमारी थर्ड चॉइस है। कैंडिडेट को जीतने के लिए मिनिमम कोटा आना चाहिए, मिनिमम कोटा या मिनिमम वोट्स इतने तो होने ही चाहिए, तभी उसको इलेक्टेड डिक्लेयर किया जाएगा। सरप्लस या जो वोट है, जो सबसे कम प्रेफरेंस मिला है, जिस कैंडिडेट को सबसे कम प्रेफरेंस मिला है उसका वोट ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये एक सिंगल ट्रांसफरेबल कोटा है, इससे राज्यसभा के हमारे इलेक्शंस जो होते हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत जो है, भारत ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है वो क्यों चुना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भारत ने क्यों नहीं अपनाया। हमने दोनों इलेक्शन मेथड पढ़ लिए, पहला फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड सेकंड जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की बात करें तो ये बहुत सिंपल है, बहुत इजीली लोगों को समझ आ जाती है, और साधारण आदमी भी यहाँ पर वोट दे देता है।
बहुत डाइवर्सिटी नहीं है यहाँ पर। और भारत एक बहुत ऐसा कंट्री है जहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत ही थोड़ी सी लो लिटरेसी रेट से थे स्टार्टिंग में, जब ये अपनाया जा रहा था या जब वोटिंग सिस्टम भारत में डेवलप हो रहा था। भारत में डाइवर्सिटी बहुत है, ऐसे में क्या होता है कि उनकी विधानसभा से उनका जाना पहचाना कोई व्यक्ति कैंडिडेट खड़ा होता है तो उनको चूज करने में थोड़ा आसानी रहती है, उसको इजीली चूज कर सकते हैं। वोटर्स के पास यहाँ पर क्लियर चॉइस रहती है, उनको पता है कैंडिडेट कौन है, किस कैंडिडेट को वोट देना है, और उसको अकाउंटेबिलिटी भी पता है। मान लीजिए आपके कोई पड़ोसी एमएलए है या आपके एरिया का एमएलए है और वो एमएलए आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आपको पता है कि अगले 5 साल बाद फिर से आपके पास वोट देने आएगा, आप वहां पर अपना हिसाब किताब कर सकते हैं। बट फर्स्ट जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वहां पर आपको पता ही नहीं होता है कि आपका जो कैंडिडेट है आपके एरिया से कौन जीतेगा, क्योंकि वहां पर तो पार्ट एरिया होता ही नहीं है, वहां पर तो पूरा देश ही कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है। गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर स्टेबल होती है और जनरली सिंगल पार्टी गवर्नमेंट बनती है और मेजोरिटी में होती है। पीआर सिस्टम जो है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है, वहाँ पर अनस्टेबल गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है कई बार, और अनस्टेबल गवर्नमेंट जो है वो एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छी गवर्नमेंट नहीं होती है। सोशल इंक्लूसिविटी की बात करें तो कोई एरिया है सपोज और वहाँ पर ज़्यादातर उसी कम्युनिटी के लोग हैं, तो उनको पता होता है कि उनकी कम्युनिटी से कोई मान लो कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है तो उसको चूज करना उनके लिए आसान होता है। और हर एरिया से, हर डाइवर्सिटी से कोई ना कोई लोग चूज इलेक्ट होके आते हैं, तो भारत जैसे डाइवर्सिफाइड कंट्री के लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत हेल्दी बात होती है। ओके, अब लोकसभा की हम बात करते हैं। भारत में जो है वो, भारत के संविधान की हम बात करें तो यहाँ पर रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का ट्रेंड है। मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं, कुछ विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जो रिजर्व्ड होता है। अब रिजर्व किसके लिए? अभी थोड़े टाइम पहले एक आपने पार्लियामेंट में डिबेट सुनी होगी, महिला आरक्षण बिल पर काफ़ी डिबेट्स हो रही है, वो हो रहा है। तो अभी महिलाओं वाला जो है वो अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है और ना ही उसके बिहाफ पे अभी तक कोई इलेक्शन हो पाए हैं। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो हम केवल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैकेनिज्म है वो एसटी और एससी के लिए है। अभी जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कॉन्सेप्ट है कि एससी और एसटी दोनों के लिए है। यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी सपोज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अब यहाँ पर ये सीट रिजर्व कर दी एससी के लिए। अब इस एरिया में जो कैंडिडेट इलेक्ट करेंगे या कंटेस्ट करेंगे वो तो इसी कैटेगरी के होंगे, ठीक है, बट वोटर्स जो हैं वो उस एरिया के रहने वाले सभी लोग होंगे। वोटर्स जनरल भी होंगे, ओबीसी भी होंगे, एसटी भी होंगे, मेल फीमेल सब होंगे, बट जो कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे वो एससी के ही होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क यह है कि सभी लोग वोट करेंगे यहाँ पर, बट कैंडिडेट जो होगा वो उसी कैटेगरी का होगा। ऐसा ही एसटी के केस में होता है। करंट एलोकेशन की हम बात करें तो लोकसभा में 84 सीट्स हैं वो रिजर्व हैं एससी के लिए और 47 सीट्स हैं वो रिजर्व हैं एसटी के लिए। अब बात आती है कि ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन सी सीट एससी के लिए रिजर्व होगी, कौन सी सीट जो हो एसटी के लिए रिजर्व होगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सेंसस के बाद एक कमीशन अपॉइंट करता है, उस कमीशन का नाम होता है डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री सेट करता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया कहाँ तक होगा और कौन सी सीट जो है वो कहाँ तक उसका एरिया होगा, कौन सी कास्ट के लिए रिजर्व होगा, वेदर ये एसटी के लिए रिजर्व होगा या एससी के लिए रिजर्व होगा। ये वो पॉपुलेशन का डेटा देखेगा कि कौन से लोग रहने वाले ज़्यादा हैं। तो कई फैक्टर्स को एनालिसिस करने के बाद डिलिमिटेशन कमीशन या परिसीमन आयोग है वो तय करता है कि जो सीट्स हैं वो कौन सी उसके लिए रिजर्व रहेंगी। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में चुनाव का जो वो है सिस्टम, या चुनाव किस तरीके से होंगे, कौन वोटर्स होंगे, तो ये सब भी हम देख लेते हैं।
हमारा आर्टिकल 326 है, वो गारंटी देता है हर इंडियन सिटीजन को जो 18 साल या उससे ऊपर है, वो लोग वोट दे सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। कास्ट, रेस, रिलीजन और जेंडर, इनसे कोई मतलब नहीं है। यदि आप 18 साल प्लस हैं तो आप वोट दे सकते हैं, और इस सिस्टम को बोला जाता है यूनिवर्सल अडेंट फ्रेंचाइज। अब एक एलिजिबिलिटी जो है वो जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है उसके लिए भी है। यदि आप लोकसभा के इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं या विधानसभा के इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 25 साल का होना चाहिए। राज्यसभा का कंटेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको मिनिमम 30 इयर्स का होना चाहिए। तो ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है वो रखी गई है। भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसका हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, सॉरी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका स्ट्रक्चर क्या है। आर्टिकल 324 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 324 जो है वो कहता है कि एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा, एक कमीशन होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, जो इलेक्शन कंडक्ट करेगा, डायरेक्शंस देगा और इंडिया में सभी इलेक्शंस को कंट्रोल करेगा। और ये काम दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 1+2 कमिश्नर्स होंगे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 होंगे इलेक्शन कमिश्नर। तीनों की पावर इक्वल पावर है, बट मीटिंग को जो चेयर करेगा वो करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अदरवाइज पावर की हम बात करें तो तीनों की इक्वल पावर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके बाद स्टेट्स में भी एक इलेक्शन कमीशन होगा और वहाँ का जो हेड होगा वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होगा, उसको सीईओ बोला जाता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मेन होता है वो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और स्टेट में जो होता है उसको सीईओ बोला जाता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स। ऐसे डिस्ट्रिक्ट में होता है उसको डीईओ बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। वो डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का या जो बाकी सारा काम है वही देखता है। अपॉइंटमेंट की बात करें तो इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, एक स्ट्रेटजी सिलेक्शन कमेटी बनेगी, एक कमेटी बनेगी, उसका सिलेक्शन करेगी और कमेटी अपनी सिफारिश देगी प्रेसिडेंट को और उसके बाद प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी बना देंगे, काफ़ी पावरफुल पोस्ट है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इजीली नहीं हटाया जा सकता। यदि उसको हटाना है तो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी चाहिए, पार्लियामेंट से एक प्रोसेस फॉलो होगा और वही प्रोसेस होगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का होता है। मतलब काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है, इतने इजीली नहीं हटता है। पहले एक हाउस में जाएगा, वहाँ से पास होगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, वहाँ उसको नोटिस जाएगा, फिर वो अपनी बात रखेगा, फिर दूसरा हाउस पास करेगा, तब जाके। तो इतना इजी नहीं है इलेक्शन कमिश्नर को हटाना। बात आती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के की फंक्शंस क्या क्या हैं, मेन जो हैं उसके फंक्शंस या कार्य क्या क्या हैं। वो इंडिया में वोटर लिस्ट जो है वो अपडेट करता है, उसको तैयार करता है, अपडेट करता है, उसको इलेक्टोरल रोल भी बोला जाता है। इलेक्शन की डेट डिसाइड करता है, शेड्यूल तय करता है, कब काउंटिंग होगी, किस दिन इलेक्शंस होंगे, कब नॉमिनेशन फाइल होगा, ये सब काम इसी का होता है। एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर देता है इलेक्शन कमीशन कि आप मैक्सिमम इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई हेट वर्ड यूज नहीं कर सकते, आप ऐसा कोई नहीं कर सकते कि लोगों को आपस में लड़वा दिया, दो धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा दिया, ऐसा कुछ भी आप नहीं कर सकते। इस सब का ध्यान इलेक्शन कमीशन रखता है। आपने देखा होगा जब भी इलेक्शंस होते हैं उसके कुछ टाइम पहले इलेक्शन कैंपेन बंद हो जाता है, तो ये सब काम इलेक्शन कमीशन का ही देखने का होता है। कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है, उसको रिकॉग्निशन देना है, मान्यता देना है, तो वो भी इलेक्शन कमीशन ही देगा। जैसे अभी एक आजकल नई पार्टी बनी है सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। यदि उसको रिकॉग्निशन चाहिए या मान्यता चाहिए तो उसको भी इलेक्शन कमीशन के पास ही जाना पड़ेगा।
सिंबल भी वही अलॉट करता है इलेक्शन कमीशन ही, कि कॉकरोच का सिंबल किसको देना है या क्या करना है, ये सारा काम देखने का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही है। इंडिया में बात करें तो चुनाव सुधार क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, कैसे कैसे क्या क्या सुधार हो सकते हैं, ये है। इंडिया में बात की जाती है कि हाइब्रिड इलेक्टोरल मेथड आना चाहिए, मतलब एक हाइब्रिड आना चाहिए जहां पर जो है वो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो है जानबूझ के डमी कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं ताकि वोट कट जाए और दूसरा जो है वो वोट आपस में बढ़ जाए और दूसरा जीत जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर 50% का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो एक ऐसा कुछ सिस्टम लाना चाहिए कि किसी को विनर होने के लिए मिनिमम इतने परसेंट सीट्स तो लानी ही होंगी, ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप होना चाहिए। मतलब एक हाइब्रिड की ओर तो हमें कम से कम जाना ही चाहिए। सेकंड, वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पर 1/3 रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं के लिए होना चाहिए पार्लियामेंट में। प्रपोजल चल रहा है स्टेट असेंबलीज में भी, अभी तक तो कुछ कोई पॉजिटिव आउटपुट नहीं हुआ है, मतलब लागू नहीं हुआ है, प्रपोजल है। फंडिंग की बात करें तो लोग जो हैं वो कई बार धन बाहुबल इसकी उस पर वोट जीत जाते हैं, तो मनी पावर को भी कंट्रोल करना चाहिए कि लोग इंडिपेंडेंट होकर निर्णय दे सकें या अपना वोट दे सकें। तो इलेक्शन कमीशन को ये भी तय करना चाहिए कि पैसों का इस्तेमाल कम से कम हो। लोगों का बैकग्राउंड जरूर चेक करना चाहिए कि किसी के पास पेंडिंग क्रिमिनल केसेस कितने हैं, और यदि कोई ऐसा है तो उसको इलेक्शन कंटेस्ट करने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि हम राजनीति में क्रिमिनल्स को नहीं लाना चाहते, हम ऐसे लोगों को लाना चाह रहे हैं जो अच्छे काम के लिए पॉलिटिक्स करें। कैंपेन जो है उसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, चुनाव प्रचार में बहुत ही ज़्यादा पारदर्शिता होनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए जो दो धर्म के लोगों को लड़ाती हो, आपस में कास्ट को, जातियों को लड़ाती हो, या चुनाव के टाइम पर रिलीजियस अपील करते हो, ऐसे लोगों को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। तो थैंक यू, इस चैप्टर में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट वीक या बहुत जल्दी मिलेंगे। और किसी चैप्टर पर वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ लेट मी नो, आप कमेंट्स कीजिए, मैं उस चैप्टर पर या उस टॉपिक पर करंट कोई टॉपिक लगता है आपको तो उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ नाउ, बाय बाय।